बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से ठीक है। मैं का दो चार शहजादों के नौजवानों के सवालात मौजूद हैं, तो चलो सलाम भी कर लो आपको और आपके इमिग्रेशन के हवाले से जो सवालात हैं उनके जवाब भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसे है कि इसराइल ने जो जारहियत बदमाशी जुल्म और तशद्दुद कत्ल और गारत का मामला शुरू किया हुआ, हकीकत तो ये है कि इस पे बड़ी सारी बातें, बड़े सारे नुकात और जाबियात हैं, लेकिन एक जो इमदादी कारवां लेकर 40-45 कश्तियां गई थी, उनमें हमारे पाकिस्तान के फख्र हमारे शहजादे सेंट्रल मुश्ताक साहब के साथ 6 मजीद अफराद 5 गए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल मुश्ताक अहमद खान साहब को आज़ादी मिल गई है उन गासबों से, उन बदमाशों से। तो उर्दन के सफारतखाने पहुंच गए और हम वैसे बड़ी तवक्को कर रहे थे और मैंने भरपूर तैयारी कर रखी थी कि जिस तरह एथन अल-इफ्तिखार उस्मान जेलू पे तकरीबन 161 अफराद को भेजा गया, शायद वो भी यहाँ आए, तो हम भी अपने वतन के उस शेर पर फूल नछावर करेंगे, मोहब्बतों से, जोशों से उनका इस्तकबाल करेंगे और हम उन्हें कहेंगे कि आपकी गैरत को, जुर्रत को सलाम है। यहाँ यूनान में भी गैरत वाले, जुर्रतों वाले मौजूद है। बहरहाल आज़ादी होगी है और मैंने उनकी आवाज सुनी, उनका लेजा सुना, तो गैरतमंदों के लेजे में कब किसी बेशरम की रौनियत और बदमाशी और बेगैरती कमजोरी नहीं लाती। उसी तरह का लेजा, उसी तरह की आवाज, उसी तरह का ईमान और न बाज आने का वही मुसम्मम इरादा कि फलस्तीन और गजा को आजाद करा के दम लेंगे, जो चाहते हैं करें, हम बाज आने वाले नहीं। इन इरादों की जरूरत है। वो कहते हैं ना, शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमन, न माले गनीमत न के शोर के शाही। दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, अल्लाह की रजा, अल्लाह का हुक्म, शारबुलंद, ये चाहिए। अच्छा, इस पे आते हैं। अब मैं असल में आज शाम 6:30 बजे रैली भी है पार्क अल-इफ्तिखार से फलस्तीन के सफारतखाने तक, उसमें भी इंशाल्लाह आवाज बुलंद करेंगे। फलस्तीनी अपने भाइयों बहनों के साथ उनके कंधों से कंधे मिला के चलेंगे। अब मैं आता हूं आपके उन सवालात की तरफ जो आपने लिखे हैं। नवीद साहब है, ये अक्सर सवालात आपने यूट्यूब पर भेजे। तो नवीद साहब लिखते हैं कि सर, मैंने 14 फरवरी 2025 को 3 साल वाले पेपर जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? मेरे शहजादे, आप इंतजार करेंगे। तमाम वो शेर शहजादे नौजवान तवज्जो से सुन लें, अपना इत्मीनान खराब नहीं करना कि अगर पेपर्स मौजूद थे, कानून मौजूद था, आपने पेपर्स जमा करा दिए, तो आप बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला आपके पेपर बिल्कुल उसी प्रोसेस, उसी तरतीब, उसी रूटीन के साथ आ जाएंगे जिस कानून में आपने पेपर जमा कराए। तो इसमें यानी कि बाज लोगों ने इबहाम पैदा कर दिया है कि भाई दिसंबर तक तो कानून था, उसके बाद एक्सटेंशन थी। एक्सटेंशन भी कानून होता है, यानी कि कानून की मुद्दत मियाद को जब बढ़ा दिया जाता है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। यानी कि कानून ही मौजूद था तब आपके पेपर्स जमा हुए, इसलिए इत्मीनान रखें। इसके बाद एक नेपाली शहजादा है, वो लिखता है कि सर, मेरा पासपोर्ट रख लिया गया और असाइलम कार्ड दे दिया। कह रहे हैं वो आपको पासपोर्ट देंगे। मैं नेपाली हूं, मेरे पास पोलैंड का TRC 3 साल का है, सलोनिकी कैंप में मेरा पासपोर्ट है, क्या करना चाहिए? मेरे शहजादे, अगर तो आपके पास TRC बाकायदा लीगल परमिट है किसी भी मुल्क का, तो वकील करके आपको अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहिए। और अगर यूनान में लीगल स्टेटस नहीं है, अब आपकी चॉइस है कि आप असाइलम रखना चाहते हैं या आप जो है अपना पोलैंड का जो कार्ड है उसकी कैफियत को बरकरार रखना चाहते हैं। तो पासपोर्ट उस वक्त दिया जाता है जब
पासपोर्ट उस वक्त दिया जाता है जब असाइलम की एप्लीकेशन बंद कर दी जाए और उस केस को क्लोज करने के बाद फिर आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं। इसलिए आपको बड़ा जरूरी है, लाजम है कि आप वकील के पास अपने केस को रजू करें ताकि उसका हल रास्ता निकल सके। इसके बाद सवाल है जी सर, मैं हर जुमेरात को थाने में हाजिरी लगाता हूँ, 1 साल हो गया, अब आगे क्या कर सकता हूँ? असल में इसमें मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, आपका सवाल तो आ गया, वेलकम, खुश आमदीद, 7 बिस्मिल्लाह। लेकिन हर फर्द पर जो हाजिरी लगती है, हाजिरी के बाद क्या ऑब्जेक्शन था, क्या केस था, अदालत ने फैसला क्या किया, असल में पाराउन उस फर्द पर लगती है जिसकी अदालत खत्म ना हो और अदालत के आने से कबल उसको हाजिरी लगा दी जाती है कि भाई जब तक आपका केस क्लियर नहीं होता, अदालत नहीं हो जाती, फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक आप हाजिरी लगाएंगे। अच्छा, बड़े सारे नौजवान हाजिरी तो लाजिम लगानी है, लेकिन साथ ये है कि अपने वकील से भी रजू रखें कि देखें कि अगर तो उस पर वेव्योसी बन सकती है, लीगल स्टेटस बन सकता है, तो वो उसको करा लें ताकि आपका बड़े औकात में, बड़े जुस में आपका इंस्ट्रूमेंट भी लग सकता है और आप काम भी कर सकते हैं। बड़े सारे हाजिरी वाले नौजवान, आप ये बड़ा एक खास नुकता है कि हाजिरी जब लगती है तो कई दफा बड़े सारे नौजवान बच्चे कहते हैं जी कि 6 माह हो गए मैंने हाजिरी नहीं दी, 1 साल हो गया हाजिरी नहीं दी। तो हाजिरी ना देना बिलाहल आपको भगौड़ा करार दे दिया जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी हाजिरी की मिसिंग नहीं करनी, आपने वकील से जुड़े रहना है। और हाजिरी फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसे होता है ना कि आपको हाजिरी लगाई जाती है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो एक दफा रिकॉर्ड देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपका कोई रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हाजिरी लगानी छोड़ दें। इसका मतलब है कि फिर अगले महीने, फिर उन तारीखों में, अगर हफ्ते की हाजिरी है तो हर हफ्ते, 15 दिन की है तो हर 15 दिन, 1 माह की है तो हर 1 माह बाद, 3 माह की है तो हर 3 माह बाद। हाजिरी की मुख्तलिफ शिकें होती हैं, मुख्तलिफ जुज होते हैं, मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी सारी की तफसील आपने सामने लेकर तो उसके बाद फिर हाजिरी का किसी सूरत भी आपने उसको मिस नहीं करना होता, क्योंकि जब आप मिस करते हैं तो मिस करने से मसला ये बन जाता है कि आपका एतबार ज़ाया हो जाता है और किसी वक्त भी आपके वारंट निकल सकते हैं और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद नुमान साहब है, नुमान साहब कहते हैं वर्क परमिट पर ऊपर हो गया है, एम्बेसी के अपॉइंटमेंट लेने से पहले मेडिकल करवाना जरूरी है। अच्छा, ये वर्क परमिट अक्सर व बेशतर हमारे शहजादे जो यहां से वीजा जाता है ना, यानी कि आपको मिता खलीसी का जो वीजा जाता है अप्रूवल के बाद, उसको भी वर्क परमिट ही कहते हैं। हालांकि वो एक अलग एक निजाम होता है। तो समझ में गया हूं, तो इसमें मेडिकल बाद में कराना होता है। अच्छा, यहां जो सबसे पहले, सबसे अहम, सबसे जरूरी, फेसबुक जो है पाकिस्तान कम्युनिटी का पेज, आपका अपना पेज, उस पे ना एक उस वर्क परमिट का अप्रूवल के बाद मैंने ट्रांसलेशन करके फलसफा यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने बड़ी मेहरबानी से पूरी उसकी लफ्ज बलफ्ज तर्जमा किया, ट्रांसलेशन किया, तो उसको किया, वो आपकी बड़ी मदद करेगा। और वो इंटरव्यू भी जरूर सुन ले जिसमें 5 नुकात जो उसमें मौजूद है, आपका काम क्या है, आपका मालिक का नाम क्या है, आपकी उजरत क्या है, आपने करना क्या है, इस तरह की रहना क्या है, ये 5 चीजें बुनियादी जो इंटरव्यू में लेते हैं। सबसे अहम नुकता मेरे बच्चों, मेरे शेरों, ये है कि टाइम अपॉइंटमेंट आपका मालिक ले, या यूनान से आपका वकील, या वकील नहीं तो लुगिस्ती ले, क्योंकि मालिक की तरफ से जब आपके लिए अपॉइंटमेंट के का जाएगा ना लेटर, ईमेल, तो वो समझेंगे कि पीछे मालिक को मजदूर की जरूरत है, जिसकी वजह से शक शुबे से बालातर होकर अगर आप किसी एजेंट से, दलाल से, 2 नंबरिये से, रिश्वत एजेंट से 1-2 लाख रुपया दे के भी टाइम अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसमें शक शुबा पैदा हो जाता है कि शायद इसका वीजा भी
असली ओरिजिनल ना हो और इसने किसी एजेंट दलाल से वीजा लिया, तो उसमें मेरे बच्चों खतरे में ना पड़ा करें। एक तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुजरम, रिश्वत लेना देना, पता है ना आपको बड़ा डाढ़ा हुक्म है। तो दूसरा फिर उसमें परसेंटेज भी बहुत कम हो जाती है। और फिर आप कहते हैं कि 5 नंबर पे टिक लगा के मेरे हाथ में दे दिया कि जनाब आप पर एतबार नहीं है। वो एजेंटू दलालू रिश्वत और उस गैंग से जब आप गुजर के जाते हैं तो फिर वो शक करते हैं कि शायद इसका सारा सिस्टम ही जालसाजी पर मबनी है। तो इसलिए आपको लाजिम है, बड़ा जरूरी है कि आपका मालिक आपके लिए अपॉइंटमेंट ले, आपका वकील यूनान से या लोगिस्ती उसका अकाउंटेंट, ये सबसे बेहतरीन तरीकाकार है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तालीमी वीजे पर हैं, तो फिर मेरे बच्चों आपकी यूनिवर्सिटी, आपका प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से कोई क्लरिकल स्टाफ में से करेगा, वो बेहतरीन, वो शानदार, वो आपकी इज्जत के काबिल अपॉइंटमेंट होगी और बाइज्जत जाए और बाइज्जत आ जाए जनाब। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल के लिखा है कि मेरे पास माल्टा का टीआरसी कार्ड है लेकिन वो खत्म हो गया, आप क्या करें? शहजादे माल्टा का है तो माल्टा वाले कानून में उसका इंदराज होगा कि उसका क्या करना है। मैं यूनान के जो कवानीन है उनके हवाले से जानता हूँ। जनरल बात यह है, माल्टा का है या नाशपाती का है या यूरोप के दूसरे ममालिक का है। मसला यह है कि कोई भी कार्ड जब खत्म होने लगता है तो तब उसकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन होती है। ये पूरी दुनिया का कानून है। कोई भी चीज है, कार्ड है, लीगल परमिट है या कुछ भी है, तो जब वो खत्म होने के करीब होता है तो तब उसकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन होती है। जब खत्म हो चुका है, मुद्दत गुजर गई है, तो फिर इसका मतलब है कि मुश्किल मरहला है। अब वो रिन्यू होता है या नहीं होता, ये आप उस मुल्क के कवानीन या उस मुल्क के वकाला वगैरह से इसका दरियाफ्त करना जरूरी है। देविया के नाम से एक सवाल है कि मैं यूनान में 1 साल हो गया है, मैं माल्टा से इधर आई हूं, मेरे पास माल्टा का टीआरसी है लेकिन वो खत्म हो गया। अच्छा मेरे बच्चों, ये ऊपर नीचे माल्टा के मतलब 2 सवाल हैं, लेकिन जब माल्टा का कार्ड है तो वो माल्टा के कानून में ही उसकी रिन्यूअल का प्रोसेस मौजूद होगा। मैंने बता दिया कि किसी भी किस्म का कार्ड उसकी रिन्यूअल उसके खत्म होने से कबल करवानी, एप्लीकेशन भेजनी जरूरी होती है। तो बहरहाल मशवरा यही है कि फौरी तौर पर माल्टा में आप रब्ता करें और रब्ता करके वकील से रजू करें कि किस तरह आपका वो कवानीन माल्टा के क्या कहते हैं। राजा नाम से सवाल है, राजा साहब कहते हैं कि सर 2 नंबर बेबेयोशी का क्या फिर से बन रही है? जी राजा साहब, बिल्कुल बन रही है। वो मेरे शहजादे, असल में बात ये है ना कि जिनको बेचारों को आदत पड़ जाए, नशा लग जाए खामखा पैसे लूटने का, और आप लोग भी बड़े मजे से बड़े आराम से पैसे लुटवाने के लिए 500-700 यूरो ऐसे चक करके देने के आदी हो जाए, तो वो बेचारे नशा लग जाता है ना, तो वो क्या करें बेचारे। बन रही है, इसके बावजूद के पहले 35,000 नौजवान उल्टे लटके हुए। और तज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है कि फिर भी ये बेबेयोशी 2 नंबर बन रही है और लोग अपनी रजा से, अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं। चाहे जाए कि इससे बड़ी मुसीबत या इससे बड़ी हमाकत या इससे बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती कोई। तो मेरे बच्चों, ये तो कोई फ्री ऐसे पीछे से आपको मारे ना पत्थर की तरह, वटे की तरह, तो फिर भी उससे बचना जरूरी है। जब आपके अपनी मर्जी से ले रहे, तो लालच बड़ी बुरी बला है, बंदे को जलील और रुस्वा कर देती है। तो लालची बंदा, ना उसके कानून से कोई आवाज अंदर जाती है, ना उसकी आंखें कुछ देख भाल सकती हैं। इसलिए जिस मन में, जिस दिल दिमाग में लालच बासगी है ना, हसद और कीना, वो ये चीजें समझने से बिल्कुल फारिग होता है बंदा। तो इन चीजों को, लालच वगैरह को अपने बंदों से परे करें ताकि आपको सच की आवाज समझ आ सके। इसके बाद है जी के
नोमान पौन मोहम्मद हैं, लिखते हैं सर मेरा वीजा लगे हुए 6 माह हो गए, मैं बीमार हो गया और यूनान नहीं आ सका। बाद में यूनान आया तो मालिक ने काम पर नहीं रखा, इससे कोई खर्ची दी है और मेरे पेपर किस तरह आप आन सकते हैं। अच्छा मेरे शहजादों, ये जो शहजादे ने लिखा ना वीजा मालिक काम नहीं रखता या नहीं रखा या लेट हो गया, आप 6 माह बाद आए, 3 माह बाद आए, 1 माह बाद आए, जब भी आप आए हैं। अच्छा कानून में इसमें बड़ी खूबसूरत वजाहत मौजूद है, ना आप भाग सकते हैं उससे ना वो भाग सकता है आपसे, लेकिन आप सादा से लफ्जों में कह देते हैं कि जी वो मुझे अब काम ही नहीं देता, मैं क्या करूं। तो मेरे बच्चे वकील करें, वकील करके उस पर केस करें, आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, उसने जॉब दी है आपको। तो जब उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना वो आपसे भाग सकता है ना आप उससे भाग सकते हैं। आप भी अक्सर बेशतर भाग जाते हैं और वो भी कह देते हैं कि भाई कोई काम नहीं। तो इन 2 सूरतों में क्या करना होता है कि मालिक पर फौरी तौर पर वकील करने के बाद केस दायर किया जाता है कि मेरे पास रिटन एग्रीमेंट है, मुआहदा है काम का, तो मालिक मुझे काम नहीं दे रहा। तो उसके बाद इंशाल्लाह फजल ताला मालिक देखेगा, सोचेगा कि भाई ये मेरे लिए मुश्किल बन रही है तो मैं इसको काम दूं। ये तरीकाकार होता है, ना कि दूसरे मुल्क भाग जाना या कहीं और काम लग जाना। वाहिद रास्ता होता है कि उसी मालिक के पास जब आप काम करेंगे, टैक्स जारी होगा फौरन, 1 माह के अंदर अंदर लेट से लेट आपका टैक्स जारी होना चाहिए। ये आपकी गारंटी जमानत होती है कि आपके पेपर इंशाल्लाह जारी रह सकेंगे। अच्छा जी, खर्ती नहीं दी तो खर्ती तो उसने दी हुई है आपको जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा हुआ। असद आराई है और कहते हैं कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है, मुझे अक्टूबर 2022 में असाइलम मिला था, तो मैंने फॉर एवर अप्लाई कर सकता हूं, तो इसमें टैक्स कितने साल का लगता है, जरूरी है। अच्छा मेरे बच्चों, ये जिनके पास असाइलम कार्ड है, 2 असाइलम कार्ड गुजर जाने के बाद, यानी कि 5 साल कानूनी हैसियत गुजर जाने के बाद आप एपी मकरोन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एवर का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एपी मकरोन एक रास्ता है, 5 साल का कार्ड जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वो शराइत पूरी करें तो, यानी कि सालाना फरोगी की दिलोसी है, जबान का मतलब है जो मुतालबा है उनका, और मुख्तलिफ शराइत जो है फॉर एपी मकरोन के लिए वो पूरी करेंगे तो एपी मकरोन आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एवर नहीं। नाज सईद के नाम से सवाल है, कहते हैं 7 साल वाले कानून पे 5वें महीने में जमा करवाए थे, कोई खतरा तो नहीं है? शहजादे कोई नहीं खतरा, तमाम पेरिफेरियाज लेट करते हैं, जानबूझ के लेट करते हैं और 1.5 साल 2-2 साल लेट करते हैं। ये इसलिए कि आप शहजादे क़याम नहीं करते, खड़े नहीं होते, जलसा जुलूस करके यूरोपीय यूनियन तक ये बात नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से पिछले तकरीबन 3 सालों से 2 साल 3 साल नालमर अरसा लगाया जाता है, जानबूझ के पेपर्स नहीं दिए जाते ताकि मजदूर यहाँ गुलामों की तरह फंसा रहे और सर न उठा सके, छुट्टी ना जा सके, दाएं बाएं ना हो सके। इसलिए जानबूझ के पॉलिटिकल फैसले के तहत पेपर्स लेट किए जाते हैं। आसफ अली साहब है, सलाम कह रहे हैं, दुआएं कह रहे हैं, मुगल ज़ादा है, अरशद बेग साहब है, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप शेरों का, शहजादों का, बड़ी मेहरबानी आपकी भी। और हकीकत है कि सलाम और दुआओं से बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। ठीक है जी। जावेद जट साहब हैं और सर वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, वर्क परमिट, अब आप किस वर्क परमिट को वर्क परमिट कह रहे हैं, ये 2 मुख्तलिफ आजकल समझे समझाए जाने वाले मामला है। एक तो वाकई वर्क परमिट जो अगर आप यूनान में भेड़ बकरी गाय भैंस या जरी काम करते हैं आप, तो मालिक आपका एप्लीकेशन करता है, आरजी 3 माह का जो है आपको कानूनी परमिट मिलता है, जिसे वर्क परमिट के नाम से जाना और पहचाना जाता है।
सारे इलाकों में नहीं होता, अक्सर इलाकों में जहां वजारत मजदूर समझती है कि इस इलाके में मजदूरों की बड़ी किल्लत है, वहां वर्क परमिट का कानून जारी होता है। जहां समझते हैं कि इस इलाके में मजदूर की किल्लत नहीं, वहां वो नहीं उसको जारी करते। एक तो ये वर्क परमिट होता है। दूसरा वर्क परमिट अक्सर बेशतर पाकिस्तान में या आप दूसरे ममालिक में जो शहजादे हैं, जो मिताकलीसी का वीजा होता है, उसको भी अक्सर बेशतर वर्क परमिट कहते हैं और कहा सुना जाता है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उसके लिए आपके मालिक ने एप्लीकेशन करनी है पेरिफेरिया में, पेरिफेरिया उसकी मंजूरी करता है, उसके बाद आपके मुल्क में आपके सफारतखाने से वो वीजा जारी किया जाता है और आप कानूनी तौर पर आकर अपना काम करते हैं। बेशुमार शहजादे नौजवान बार बार ये पूछते हैं कि जावेद साहब कोई नया कानून आया है? तो मेरे बच्चों, अभी सख्ती के कानून है, होशियार बाश के कानून है, बहुत ज्यादा सख्ती है, जगह जगह पे वो फिर नस्ल परस्ताना हमले हैं, बड़ा ज्यादा मतलब चुकाना होने का टाइम है। पुलिस की चेकिंग भी बड़ी सख्त है और मुतस्सबाना हमले भी बहुत ज्यादा है। 3 कैटेगरीज में, एक तो वर्क परमिट है, अगर आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं भेड़ बकरी गाय भैंस जरी फार्म्स वगैरह पर, और दूसरी 2 चीजें मेरे बच्चों किसी सूरत नहीं भूलनी। अगर आप तशद्दुद का शिकार हैं, किसी ने आपको रंग नस्ल मुल्क की बुनियाद पर थप्पड़ मारा या तशद्दुद किया या गाली दी, बकवास किया, नफरत की, ऐसे फिक्रे के, तो यूनानी कानून आपको लीगल पेपर्स देता है। कई 100 लोगों को 1 पाई 1 सेंट के बगैर पेपर्स लेकर दिए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये कानून मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल किसी साथी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आता है, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, तो इस बात को नहीं भूलना कि पेपर्स ना होने के बाद देखें कितना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, और न सिर्फ उन मुजरिमों को पकड़ा जाता है, बल्कि आपको लीगल पेपर्स भी दिए जाते हैं और उसमें कोई पाई, कोई सेंट, कोई चीज नहीं लगती। अच्छा, इस तरह के मामलात में कभी भी पर्चा दर्ज नहीं कराना अपने इलाकाई पुलिस स्टेशन में। पर्चा दर्ज कराना है पुलिस हेडक्वार्टर में। रांची की विया एक खास डिपार्टमेंट है, मुतसब्बन के खिलाफ खसूसी पुलिस, इंतहाई जेंटल, इंतहाई मेहरबान और आपसे बड़ा मुखलसाना, बड़ा मोहब्बत वाला, शफकत वाला रवैया करके चक चक करते हुए मुलजिमों तक पहुंचना और उनको फौरन गिरफ्तार करना। इसके बदले में अगर आप अपने करीब तरीन पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इस पर्चे पर कोई 1 पाई 1 सेंट का बारामूला नहीं होता। जबकि करीब अगर पुलिस स्टेशन में अगर आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि जनाब पहले आप बारामूला लाएं, फीसें अदा करें, उसके बाद आपका पर्चा करेंगे। और वो पुलिस अक्सर बेशतर मादरत से बदतमीजाना सा रवैया होता है और उसमें 2 वजूहात होती है। एक तो वजह इमिग्रेंट खुद होता है कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बड़ा मुशफ़क़ है, मेहरबान है, चलो मुशफ़क़ भी नहीं, मेहरबान भी नहीं, लेकिन ड्यूटी समझ के अपना काम ठीक कर रहा है, तो आप अपनी बात ही नहीं समझा पाएंगे, जबान ही नहीं आती आपको, तो वो क्या करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, रहम करना है अपने आप पर, जबान सीखें, जबान सीखें। जितनी भी मजबूरी है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो मेरे बच्चों जबान सीखेंगे। अल्लाह ने ये जबान दी है, गूंगे बहरे तो नहीं ना। तो जब दूसरे मुल्क में जाके जबान नहीं आती तो इसका मतलब बंदा गूंगा, कान भी नहीं सुन सकते। समझ ना आने का मतलब है कि उसके कान भी नहीं, जबान भी नहीं। तो ऐसा ना किया करें, ये बहुत बड़ा जुल्म है, जबर है अपने ऊपर। यानी कि किसी ने तो जुल्म जबर करना है तो उसको फिर रोकने की शिकायत भी करता है। आप जो खुद अपने ऊपर जबर करते हैं, ज्यादती करते हैं, उसकी शिकायत किससे करें। ऐसा ना किया करें। स्कूल्स हैं मेरे बच्चों, ऑनलाइन भी अनिख्तो स्कूलियों में तानास्तोन पिरिया थीवोन 52 पालिया कोकिनिया कामिनिया का इलाका है, किराकत को स्कूलियो है, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जाके, 1 सेंट नहीं लगता।
2, 3, 4 क्लासें होती हैं, इतवार को जाए। पलातिया में तक सुर्गियों पलातिया अवधि यात्राकू 22 नंबर पर स्कूल है, क्रियाकातिको स्कूलियो मिथानास्तो, वहां पढ़े। 1 सेंट 1 पाई नहीं लगती। मेरे बच्चों ऐसा ना किया करें कि गूंगा बहरा रहना कोई मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसमें आपकी इज्जत नहीं है कि बंदा गूंगा ही रहे सारी जिंदगी। बोलने में इज्जत है, दानाई में, रोब में। तो ये एक मामला है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जुबान जरूर सीखें। तो पर्चा मोहल्ले वाली पुलिस स्टेशन में नहीं कराना, इसका पर्चा जरूर आपने राजस्थी की वी आप पुलिस हेडक्वार्टर मेट्रो अम्बिलोकी के साथ लिफोरो नक्संद्रा 173 पर जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसमें कराना है। मेरी खिदमत, मेरी रहनुमाई अल्लाह की रजा के लिए हाजिर है। ना नौकर हूं, ना मुलाजिम हूं, ना पैसों का इंतजार करता हूं, ना लेता हूं, ना देता हूं। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए, आपकी इज्जतों के लिए। मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब आप पर जुल्म होता है, जबर होता है, तो कोई भी ना हो आपकी मदद के लिए। तो इसलिए मैं हर दम खड़ा रहता हूं कि किस वक्त किस नौजवान को, बच्चे को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए तो मैं चला जाऊं। बड़ी दफा बड़ों की मदद नहीं भी कर सकता, क्योंकि अकेला बंदा एक पांव उठाए ना दूसरा उठाए तो मुंह के बल गिर जाता है। सफार खाने, छोटे छोटे सफार खाने, उनमें 15-15, 20-20 लोग होते हैं, तो वो आपकी बात भी नहीं सुनते। वो कहते हैं जाएं भाई, अपना जाके रास्ता ढूंढे। अब किसी खरीसियवगी ने या किसी बदमाश ने या पुलिस ने आपको मारा तो हम क्या करें। हालांकि ये स्टेट की पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने वतन के किसी फर्द पर जुल्म हुआ, जबर हुआ, तो फौरन स्टेट उसके सामने खड़ी हो। ये अब जो मामला बना है वो मैं बताता चलूं, उसके बाद ये बताता हूं कि दूसरा नुकता ये, एक तो इसमें पेपर, लीगल पेपर आपको मिल जाते हैं। दूसरे पेपर मिलते हैं कि अगर आपका लेबर एक्सीडेंट है, यानी कि दौरान के काम आपका मामला बन गया, हादसा हो गया, तो उसका इंदराज कराना, केस करना, उससे भी आपके लीगल पेपर्स बन सकते हैं। लेकिन मेडिकल बुनियाद पर कि जब केबेक में, पुलिस में और मेडिकल में 3 जगह पर इंदराज हो कि हाँ इसका ये वाकया हुआ है, ये मामला हुए और चोट बहुत ज्यादा मामूली ना हो, यानी कि एक खराश आने पर पेपर नहीं बनते। वो जाहिर है मेडिकल बोर्ड कहता है कि भाई इसको इतना नुकसान हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गया, उसकी बुनियाद पर। इसी तरह ट्रैफिक का कोई मामला बन गया तो ट्रैफिक हादसे में भी अगर आपको चोट आ गई है तो उसमें भी ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें लीगल पेपर्स आपके बन सकते हैं। चौथी वो जो आदिया रियासिया का, यही कवानीन है, यही मामला है। आखिर में ये कहकर आपसे जान लूंगा कि अब जैसे कश्तियों का जो फ्लोटेला, समूद जो कश्तियों का काफिला गया था इस्राइल की तरफ, तो इस्राइल या इस्राइली नेतन्याहू या उसकी वो जो फौज है वो बिल्कुल कज़ाकों की तरह, डाकुओं की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि वो फौज जो इस्राएली फौज है वो जब दूसरों के घर में दाखिल है, गजा में, फलस्तीन में है, तो वो तो खुद मतलब क्रिमिनल है, मुजरम है, डकैत है, दहशतगर्द है। तो उन दहशतगर्दों ने कश्ती वालों को भी सबको गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे किसी मुल्क का त्यारा अगवा कर ले, हाईजैकर्स को क्या किया जाता है कि भाई तुमने हमारे लोगों की जान को खतरे में डाला है और उनको शूट भी कर दिया जाता है। चाहिए तो यह था कि पूरी दुनिया जो है उन इस्राएली कज़ाकों को सजाए मौत की सजा सुनाती, लेकिन पता नहीं क्या हो गया दुनिया को। 57 इस्लामी मुमालिक और एक छोटी सी बच्ची उनकी लीड कर रही है। गनीमत के 5-6 पाकिस्तानी भी चले गए। ताज्जुब की बात है। मैं इस बात पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, फिक्र करें, तो बड़ी ही हकीकतन पस्ती है और इतनी पस्ती कि बयान में भी नहीं आती।
तो मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों, ये बातें समझ भी नहीं आती हैं आपको, तो गुजारिश करके अल्लाह के हवाले आपको करता हूँ कि इज्जत और गैरत को सर बुलंद रखना चाहिए। और इज्जत और गैरत होती क्या है कि आपका दीन, आपका मुल्क जलील और रुसवा हो। और वो कैसे नहीं होते जब आप जुर्रत से, गैरत से खड़े होते हैं और बुरे को, गंदे को, जलील को आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अब अगर इसराइल ने उनको छोड़ दिया ना, तो मैं समझता हूं कि किसी का कोई कमाल नहीं है। और मुजरम को सजा मिले तो फिर कमाल होता है। तो जब हमारे सेंटर मुश्ताक से लेकर सब पर उन्होंने जुल्म किया, जबर किया, बकवास किए, कुत्ते छोड़े, तो उन कुत्ते छोड़ने वालों पर कुत्ते ना छोड़े जाएं। तो सिर्फ उनकी आजादी मेरी नजर में कोई मतलब नहीं, कोई माना नहीं। आखिर में ये कहता चलूं, बड़े सारे बादअकल लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने किया क्या है, करने क्या गए थे। कुछ भी नहीं किया मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं किया आपकी नजर में। लेकिन जब जान हथेली पर रख कर एक गैरतमंद किसी जालिम और बदकार के सर चढ़ जाता है ना, कुछ भी नहीं करता, तो वो एक बदमाशी का रोल, उसको तोड़ने के लिए वो जुर्रत, वो गैरत काफी होती है। और इन्होंने वहां जाकर एक बहुत बड़ा काम किया। आप देख लें कि जिस दिन 2 अक्टूबर को इसराइली दहशतगर्दों ने, गुंडों ने अगर कश्तियों पर हमला किया, तो पूरी दुनिया में मिलियन ट्रिलियंस लोग जो है निकले, जलसे हुए, जुलूस हुए, और फलस्तीन और गजा के हवाले से रैलियां हुई, जो पहले आप देखेंगे कि वो नहीं होनी थी। अल्लाह के अमान में गैरतमंदों का जहान हो।